नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों के साथ दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने मास्टर 30 बैच जो ये हमारा है इससे संबंधित एक और जबरदस्त सी क्लास लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लिखा है यूपी बोर्ड। क्या ये क्लास सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है? नहीं। आप देखते हैं कि आप भारत में किसी भी देश के जो हमारा बोर्ड है ना, कक्षा 10वीं से संबंधित उसके छात्र हैं, तो वहां पर आपको अध्याय देखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर के अंतर्गत बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आप देखते हैं कि बार बार आते हैं, उनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन बातों को देखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले दोस्तों आप सभी के साथ पढ़ेंगे आज की क्लास के इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्या देखते हैं दोस्तों, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं या फिर जिन्हें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं उन्हें देखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और फिर हम लोग आप सभी के साथ एमसीक्यू के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे चैप्टर के जो सवाल होंगे, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर आप देखते हैं कि एमसीक्यू वाले हो, उनको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है कि भैया सिल्क रूट का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि एक रास्ता है जो शुरू होता है चीन से और उसके बाद आप देखते हैं कि ये रास्ता हमारे प्यारे भारत तक आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो रास्ता है भारत चीन होते हुए आप देखते हैं कि ईरान पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों इस रास्ते के द्वारा हम लोग अरब जाते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये यूरोप तक पहुंचता है। तो एक रास्ता है जो चीन से शुरू होकर भारत, ईरान, अरब और यूरोप तक पहुंचता है और इस रास्ते के जरिए मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो रेशम है ना उसका व्यापार होता है और इसी वजह से आप देखते हैं कि इस रास्ते को रेशम मार्ग या फिर हम लोग देखते हैं कि सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता है ना। और इस रास्ते का प्रयोग आप देखते हैं कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मुख्य तौर पर हुआ करता था, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा सवाल आप सभी के सामने देखते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस तरह, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस तरह जो चेचक की बीमारी थी उसने यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका में रास्ता आप देखते हैं कि बिल्कुल आसान बना दिया था। आप सभी को पता है दोस्तों कि अमेरिका ना दुनिया से पूरे तौर पर अलग था, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका था ना वो दुनिया से पूरे तौर पर अलग थलग एक इलाका था। वहीं दुनिया के सभी देश, जैसे हमने पीछे देखा क्या दोस्तों, हमने देखा चीन को, हमने देखा भारत को, हमने देखा दोस्तों कि ईरान को, उसके साथ साथ हमने देखा कि जो अरब के देश थे, उसी के साथ साथ हमने देखा कि जो यूरोप के देश थे, भाई ये सभी देश तो आपस में व्यापार कर रहे थे, यहाँ से व्यापारी, उसी के साथ साथ आप देखते थे कि जो संस्कृतियां थी उनका आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन दुनिया से बहुत अलग प्रशांत महासागर में आप देखते हैं कि दोस्तों अमेरिका करके इलाका था और अमेरिका की खोज जब तक नहीं हुई थी, फिर कुछ यूरोपीय आप देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि भाई अमेरिका तो बहुत अच्छी जगह है, वहां पर बहुत अच्छे संसाधन है, वहां की जलवायु बहुत अच्छी है, वहां की मिट्टी बहुत अच्छी है खेती के लिए। और उसके बाद एक एक कर आप देखते हैं कि जो यूरोपीय लोग थे वो अमेरिका पहुंचना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अमेरिका का दुनिया के किसी और भी देश के साथ किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था, तो अमेरिका के लोगों की आप देखते हैं दोस्तों की जो बॉडी थी ना वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। यूरोप में उसी कालखंड में हम देखते हैं कि एक बीमारी पैदा हुई थी जिसे चेचक कहा जाता है और इस चेचक बीमारी से यूरोप में बड़े स्तर पर लोग मर गए थे। लेकिन यूरोप के अंदर कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में देखा जाता है कि जो यूरोप की जनता थी ना उनकी बॉडी में चेचक की बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। अब यही यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिकी लोगों के संपर्क में आते हैं तो अमेरिकी लोग क्या होते हैं दोस्तों, उस चेचक के जो जीवाणु होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अमेरिका के लोग उतने ज्यादा फिट नहीं थे, आप देखते हैं कि उनकी बॉडी उतनी ज्यादा आप देखते हैं कि मजबूत नहीं थी, तो ये चेचक की बीमारी पूरे अमेरिका में फैल जाती है और अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो 80 से 90% इस बीमारी की चपेट में आने से अपने जीवन को खो देते हैं। और उसी वजह से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो पूरी की पूरी अमेरिका था और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो समाप्त हो जाते हैं और बहुत आसानी से जो यूरोप के लोग थे वो फिर अमेरिका को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी दशक तक जो कृषि थी वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण किस तरीके से कर रही थी। हम देखते हैं कि जब हम लोग 19वीं सदी की बात करते हैं, 19वीं सदी का मतलब क्या है दोस्तों कि सन 1800 के आसपास की बात हो रही है और इस कालखंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप था ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी अजीब सी समस्या खड़ी होती हुई दिखती है। क्या हम देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत ना जनसंख्या बढ़ने लगी थी, है ना, जनसंख्या यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। यूरोप के जितने भी देश हुए आप देखते हैं कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन सभी देशों में जनसंख्या
जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और मुख्य तौर पर ब्रिटेन में तो बढ़ने ही लगी थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए अमेरिका से, रूस से और ऑस्ट्रेलिया से ये लोग अनाज मंगाया करते थे, है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उस कालखंड में जो व्यापार हो रहा था दुनिया के अंतर्गत, फैक्ट्रियों में तो हो ही रहा था, दुनिया में फैक्ट्रियां भी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन उस कालखंड में क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने की वजह से जो लोग थे उनके पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत थी। तो आप देखते हैं दोस्तों कि दुनिया का जो महत्वपूर्ण व्यापार था वो क्या था दोस्तों, कि दुनिया जो मुख्य तौर पर एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही थी वो हमें कृषि ही दिखता है। तो यूरोप हुआ, यूरोप के अंतर्गत आप देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, हम देखते हैं कि अमेरिका से, आप देखते हैं कि रूस से बड़े बड़े पानी के जहाज यूरोप के आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे पहुंचा करते थे और उसके बाद उन पानी के जहाजों से अनाज को उतारा जाता और फिर यूरोप के अंदरूनी भागों में, यूरोप के आंतरिक भागों में पहुंचाया जाता। तो उस कालखंड में आविष्कार तो हो रहे थे, फैक्ट्रियां तो बन रही थी, लेकिन उस समय भी हम देखते हैं कि दुनिया का जो व्यापार था, दुनिया का जो बाजार था वो कृषि पर ही टिका हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के अंदर महत्वपूर्ण तकनीकें हुई, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी हमें आती हुई दिखी, इस नई नई टेक्नोलॉजी के आने से दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैसा बदलाव आया। भाई दुनिया में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि आज से लगभग 15 साल पहले क्या कोई कल्पना कर सकता था कि कोई बच्चा यूपी में बैठा है, कोई बच्चा बिहार में बैठा है, कोई बच्चा तेलंगाना में बैठा है, कोई बच्चा आप देखते हैं कि हरियाणा में, कोई बच्चा दिल्ली में बैठा है, और टीचर दोस्तों आप देखते हैं कि किसी और इलाके में बैठा है और एक ही टाइम पर आप देखते हैं कि उनकी क्लासेस हो पा रही हैं या फिर बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस को देख पा रहे हैं। क्या ऐसा संभव था? ऐसा संभव नहीं था, 15 साल पहले की तो बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने सोचा, नई नई तरीके के आविष्कार हुए और आज के समय में हम उसके साक्षी हैं। भाई उसी के द्वारा तो हमारी ये क्लास हो रही है। कुछ ऐसा ही आप देखते हैं दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो दुनिया के अंदर जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसे बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि प्रभावित करती है और हमें होता हुआ दिखता है दोस्तों कि ये 19वीं सदी है, या फिर आप देखते हैं कि दोस्तों कि सन 1800 के आसपास का ये जो पूरा का पूरा कालखंड है, इसमें रेलवे का आविष्कार होता है, हम भाप के इंजन को बनते हुए देखते हैं, हम टेलीग्राम बनते हुए देखते हैं। अब जब रेल का आविष्कार हो गया, भाप का आविष्कार हो गया, तो अब किसी देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि अंदरूनी हिस्से तक, के आंतरिक भाग तक अगर सामान पहुंचाना है तो रेलवे लाइन को बिछा देते थे और रेलवे लाइन को बिछा दिया, अब रेलगाड़ी आराम से अंदर तक जाती थी और बाहर तक आती थी और देश के अंदर पूरे तौर पर जो व्यापार था दोस्तों आप देखते हैं कि वो बहुत सरल होया। जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो जानकारियां होती थी, वो उस समय टेलीग्राम के द्वारा दी जा रही थी। तो हाँ, टेक्नोलॉजी ने उस वक्त भी आप देखते हैं दोस्तों कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ मजबूत किया था। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि बंधुआ मजदूर से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर ये जो बंधुआ मजदूर हैं, ये भारत के मजदूरों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आप देखते हैं कि दोस्तों अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन कर लिया था तो बहुत से जो अंग्रेज एजेंट थे, जो भारत के मजदूरों से कहते कि तुम भारत में काम कर रहे हो, तुम्हारा जीवन यहाँ पर अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें देश के बाहर लेके चलता हूँ, और उनसे ना वो एक तरीके से एग्रीमेंट करवा लिया करते थे, है ना, पूरी आप देखते हैं दोस्तों की कॉन्ट्रैक्ट करा लिया करते थे और उनसे कहा जाता था कि तुम्हें देश के बाहर लेके जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, और उनको आप देखते हैं कि वेस्ट इंडीज, फिजी, गुआना, इन दूर दूर के देशों में ले जाकर रख देते थे। वहां पर जब वो पहुंचते थे तो उनको किसी भी प्रकार की ऐसी सुख सुविधा नहीं मिलती थी, ना तो अच्छी सैलरी, ना तो अच्छा घर, ना तो सम्मान, और उसके बाद वो वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, वो एक तरीके से बंध गए थे, है ना, वो एक तरीके से उनके गुलाम बन गए थे। तो उसी को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं कि जब आप क्या करते हैं दोस्तों कि आप काम करना नहीं चाहते, लेकिन आपके मालिक आपको क्या कर रहा है, आपकी मर्जी के बिना काम कराने को क्या करता है दोस्तों, प्रतिबद्ध करता है कि तुम्हें तो काम करना ही होगा। उसको हम लोग बंधुआ मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जो भारत के अधिकतर हमारे मजदूर बन गए थे। दोस्तों अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी में औद्योगिकरण का भारत के व्यापार पर क्या फर्क पड़ा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जब तक उद्योग नहीं लगे थे, दुनिया के अंदर जब तक कारखानों का आविष्कार नहीं हुआ था, दुनिया के अंदर जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनी थी, दुनिया के अंदर जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो कपड़ा था ना, वो कहां पर सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे दुनिया के अंतर्गत। हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय कपड़ा था, भारत का जो बना कपड़ा था, जो आप देखते हैं दोस्तों के हाथ से निर्मित किया जाता था, उसकी दुनिया के हर बाजार के अंदर मांग थी। लेकिन जब ब्रिटेन में या फिर यूरोप के अंदर कारखाने और फैक्ट्रियां खुल गईं, तो इसके खुलने की वजह से भारत के जो अपने काम थे, भारत के जो अपनी कारीगरी थी, वो आपको बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होते हुए दिखती है। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया दोस्तों, वो भारत के कपड़े पर ना प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने यह कह दिया कि भारत के लोग दूसरे देशों को अपना सामान नहीं बेच सकते, अगर बेचना है तो सिर्फ अंग्रेजों को बेचना होगा। और उसी के साथ साथ अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों, हमसे तो सस्ता सामान खरीदते थे और उसके बाद आप देखते हैं कि हमसे जो कच्चा सामान था, यानी कि जो कपास था, सस्ता खरीदते थे, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब वो कपड़ा निर्मित हो जाता था तो उसे बहुत महंगा बेचते थे। यहां पर आप देखते हैं कि ब्रिटेन में बने जो कपड़े थे वो भारत के बाजारों में आप देखते हैं कि दोस्तों खरीदे जाते थे। तो भारत का जो कपड़ा था वो अलग अलग देशों में बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन अंग्रेज चालाक थे, भारत के व्यापार को वो बहुत बड़े तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। ये कह देते हैं कि भारत किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, उस पर परमिशन नहीं देते।
और उसी के साथ अगर सामान बेचना है तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को बेचना होगा। सन 1800 में भारत के निर्यात में 30% की आप देखते हैं दोस्तों जो कपड़ा था वो कॉटन का होता था, है ना, कि भारत क्या कर रहा था दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों में, निर्यात का मतलब कि हम लोग दूसरे देशों में लगभग आप देखते हैं कि 30% जो आप देखते हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देश थे वो हमारे कपड़े को खरीद रहे थे। लेकिन 1815 मात्र 15 साल के बाद आप देखते हैं कि ये 15% ही बाहर अपने कपड़े को भारत भेज रहा था, और 1870 तक आते आते मात्र 3% ही हम अपने कपड़े को भेज रहे थे, है ना। तो बड़े स्तर पर एक समय जो भारतीय कपड़े की मांग थी उसे प्रभावित करते हैं अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज अपना फायदा करना चाह रहे थे। भारत से कच्चे माल को खरीदते, अपनी वहां पर फैक्ट्रियों में तैयार करते और उसके बाद फिर उसे वो भेजते, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि भारत के लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, अपना फायदा किया। भारत की जमीनों पर हमसे ही कपास को उगवाया, लेकिन उस कपास को हम किसी और दूसरे देश को नहीं बेच सकते थे, अंग्रेजों को ही बेचते थे। हमसे सस्ता खरीद के बाहर आप देखते हैं कि उसको महंगा बेचते थे और भारत के बिजनेस को बहुत प्रभावित कर चुके थे। दोस्तों एक सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि आर्थिक मंदी का भारत के शहरों पर क्या असर पड़ा। दोस्तों हम देखते हैं कि जो आर्थिक मंदी है इसकी शुरुआत हमें अमेरिका से आती हुई दिखती है। और मंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंदी का मतलब होता है सुस्त हो जाना या फिर धीमा पड़ जाना। दुनिया में आप देखते हैं कि जो बाजार थे, जो व्यापार था ना, उसमें सुस्ती आ जाती है, लोगों के पास काम धंधे खत्म हो जाते हैं, और इसी को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। और जब ये आर्थिक मंदी सिर्फ एक देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में होती है तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसको हम लोग वैश्विक मंदी या फिर महामंदी के नाम से पुकारते हैं। और जब ये मंदी भारत के अंदर आती है ना, तो भारत के आप देखते हैं दोस्तों जो शहरों में रहने वाले लोग थे उनका आप देखते हैं कि उनका इस मंदी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के पास जो शहरों में रहते थे उनकी अपनी सेविंग्स थी, उन्होंने पैसा वैसा बचा कर रखा हुआ था। लेकिन जो ग्रामीण लोग थे, जो सुबह आप देखते हैं कि फसल काटते थे, शाम को उनको पैसा मिलता था, उनका जीवन बहुत जबरदस्त तौर पर प्रभावित हुआ था। तो शहरी लोगों को बड़ा आप देखते हैं दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है कि दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है। भाई दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, साल 1939 से साल 1945 तक दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया है। अभी ना दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, साल था 1944 1944। और इसी साल 1944 में हम लोग देखते हैं कि जुलाई के महीने में अमेरिका के एक शहर जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, वहां के एक होटल में एक मीटिंग होती है, और उस होटल का नाम था दोस्तों ब्रेटन वुड्स। इसी होटल में आप देखते हैं कि ये मीटिंग होती है, और इसी वजह से इस मीटिंग को ब्रेटन वुड्स मीटिंग या फिर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इस मीटिंग में दुनिया के उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे वो मीटिंग करते हैं और वो तय करते हैं कि भाई अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी जितना नुकसान हुआ चलिए ठीक है, लेकिन जब भी वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जब भी विश्व युद्ध खत्म होगा, तो अब हमें दुनिया को किस तरीके से आगे लेके जाना है उसको लेकर आप लोग देखते हैं कि ये मीटिंग होती है कि विश्व युद्ध जब भी खत्म होगा तो दुनिया में व्यापार, दुनिया में किस तरीके से बिजनेस को किया जाएगा, उस पर ये मीटिंग होती है ना। और उसी मीटिंग में क्या तय होता है दोस्तों, इसी मीटिंग में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आईएमएफ कहते हैं, इसे बनाया जाता है। आईएमएफ का काम क्या होगा दोस्तों कि ये ना जो दो देश व्यापार करेंगे ना उन पर नजर रखेगा, है ना, कि दुनिया में जो दो देश व्यापार करेंगे उन पर नजर रखेगा कि संतुलित तरीके से व्यापार हो रहा है कि नहीं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इसमें एक और संस्थान को भी बनाया गया जिसे वर्ल्ड बैंक कहा गया, कि अगर कोई देश है जो गरीब है, वो अपने वहां पर बिजनेस करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, तो देश कहां से पैसा उधार लेगा, वो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेगा। तो इन्हीं दोनों संस्थानों को, क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूट, ये दोनों चीजें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आप देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स की इस मीटिंग में बने थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स की संतान भी कहा जाता है, या फिर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 17वीं सदी के आने से पहले तक आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण एशिया से और दूसरा उदाहरण अमेरिका के महाद्वीपों से दीजिए। देखिए 17वीं सदी में आप लोग देखें दोस्तों कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें थी ना, लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, उनको खरीदते और बेचते थे। साल 1600 के आसपास की बात हो रही है। इस कालखंड में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो न्यूडल है, जिसको आप लोग खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, भाई ये भारत का नहीं है, ये चीन से आया है। चीन से जब ये भारत में पहुंचा तो भारत ने इसका रूप अलग तरीके से परिवर्तित कर दिया, हमने इसको सिवई बना दिया। वहीं जब ये यूरोप में पहुंचा तो इटली के लोगों ने इसको स्पैगेटी बना दिया। तो खाने पीने की जो चीजें थी आप देखते हैं कि उस समय एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही थी। वहीं पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो आलू है ना, समोसे में आलू, जी हाँ, ये जो आलू है ना दोस्तों, आप क्या देखते हैं, ये जो आलू है ये अमेरिका में आप देखते हैं दोस्तों उत्पादित होता था, लेकिन आज के समय में दुनिया के हर देश में ये हमें दिखता है। तो शुरुआत में अमेरिका में ये उत्पादित होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि ये यूरोप में पहुंच जाता है, और उसके बाद यूरोप से फिर ये एशिया, भारत की तरफ आता है। अच्छा, इस आलू के आ जाने से यूरोप में ना बहुत फायदा हुआ। यूरोप एक ठंडी जगह है, वहां पर अपनी बॉडी को आप देखते हैं दोस्तों एक तरीके से जीवित रखने के लिए आपको आलू जैसे पदार्थ की जरूरत होती है। तो जब यूरोप से जब आप देखते हैं कि अमेरिका से यूरोप के अंतर्गत आलू पहुंचता है, तो यूरोप की जो गरीब जनता थी उनके लिए जीवन गुजारना काफी सरल हो जाता है।
अगला सवाल है, आपको बताना है कि बताइए कि आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशों में किस प्रकार मदद की। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अमेरिका था वो उपनिवेश बन गया था। उपनिवेश का मतलब दोस्तों गुलाम बन गया था। किसका? यूरोप का। इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो आपसे पूछी जा रही है। तो होता क्या है दोस्तों कि 16वीं सदी के आरंभ में, है ना, या 16वीं सदी का मतलब है दोस्तों कि 1500 के आसपास के हम बात देख रहे हैं उस समय तक, है ना, उसके मध्य तक, यानी कि 1530 के आसपास की बात हो रही है। इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में ना यूरोप के अलग अलग देशों के लोग पहुंच रहे थे। पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ। और इसी कालखंड में क्या होता है दोस्तों कि कुछ पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली सैनिक और स्पेनिश सैनिक क्या करते हैं दोस्तों, अपने कुछ, आप देखते हैं दोस्तों कि ये लोग ना वहां पर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंचते हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि ये लोग अमेरिका में पहुंचते हैं। और ये जो लोग थे ना, पुर्तगाली और स्पेनी लोग, इनके अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इनके अंदर चेचक के जीवाणु थे। हालांकि इनकी बॉडी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनकी बॉडी तो फिट हो गई थी, क्योंकि अमेरिका दुनिया के किसी और देश के साथ संपर्क में नहीं था। तो जब यूरोप के ये लोग और अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके बीच में आप देखते हैं कि दोस्तों संबंध बनता है, या फिर वो एक दूसरे के आप संपर्क में आते हैं, तो इससे ये जो बीमारी थी, जो चेचक के जो जीवाणु थे, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये अमेरिका में फैल जाते हैं। अमेरिका के लोगों में इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि वो दुनिया से पूरे तौर पर कटे हुए थे। और इसी वजह से अमेरिका में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो चेचक की बीमारी थी ये अमेरिका के मूल लोगों में फैल जाती है, और बड़े स्तर पर अमेरिका के जो मूल लोग थे वो इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। पूरी की पूरी आबादी आपको नष्ट होती हुई दिखती है, और अमेरिका को आसानी से यूरोप के ये देश गुलाम बना लेते हैं। लड़ने के लिए कोई नहीं है, सब बीमार हुए, बीमार होकर मर गए, और आसानी से आप देखते हैं कि अमेरिका को गुलाम इन यूरोपीय देशों के द्वारा बना लिया गया। दोस्तों पूछा जा रहा है कि ये कौन लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में सरकार ने फैसला क्यों लिया। अब ये कौन लॉ क्या है और इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है उसको एक बार हम लोग क्विकली आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो यूरोप है ना, यूरोप के अंतर्गत हमें क्या दिखता है दोस्तों, एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रिटेन। अरे भैया ये वही लोग हैं जो हम पर राज कर रहे थे, जिन्हें हम लोग अंग्रेज कहते हैं। अब इस देश में होता क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि इस देश के अंदर जो जनसंख्या थी ना वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पैदा हो रहे थे, और इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से जो यहाँ पे लोग थे ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। अब लोगों का पेट भरने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है कि भैया लोगों को अच्छे तरीके से खाना मिल सके। और इसीलिए क्या किया जाता है, जो ब्रिटेन की उस समय की सरकार थी ना वो अलग अलग देशों से क्या करती है दोस्तों, अनाज वगैरह को मंगवाती है कि भैया दूसरे दूसरे देशों से हम अनाज को मंगा लें। तो जो ब्रिटेन के खुद के किसान थे, आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन के खुद के किसान थे ना, उनको समझ में आता है कि भाई ये एक अच्छा मौका है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अपनी सरकार से एक तरीके का कानून बनवाते हैं। क्या कानून बनवाते हैं? ये अपनी सरकार से एक कानून बनवाते हैं कि तुम जो बाहर से अनाज लेते हो, जैसे आप देखते हैं दोस्तों अमेरिका से अनाज आया करता था ब्रिटेन में, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि क्या कहा जाता है, आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया था यहाँ से आप देखते हैं कि अनाज था वो ब्रिटेन लाया जाता था, और उसी के साथ साथ रशिया, यहाँ से भी अनाज आप देखते हैं कि अमेरिका लाया जाता था। तो ये जितने भी किसान लोग थे ये अपनी सरकार पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रेशर बनाते हैं, और ये कहते हैं कि एक कानून बनाओ, और उस कानून के तहत ये कह दो कि ब्रिटेन के अंदर बाहर का कोई भी अनाज नहीं आएगा। मुख्य तौर पर ब्रिटेन में आप देखते हैं कि मक्का जो है, मक्का उसको बाहर से मंगवाया जाता था, जिसको कॉर्न भी कहा जाता है, और इसी से संबंधित क्या होता है दोस्तों, एक मक्का का कानून बनता है। अब मक्का का कानून बन गया, और इस कानून के तहत क्या होता है दोस्तों, अब ये बात होती है कि ब्रिटेन के अंदर बाहर से तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया से कोई भी अनाज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटेन के किसान थे ना वही क्या करते हैं दोस्तों, अपने देश में अब अनाज को क्या करते हैं, उत्पादित करने की मांग करते हैं। लेकिन ये किसान लोग बहुत चालाक थे। इन किसान लोगों ने क्या किया दोस्तों, इन किसान लोगों ने बाहर से आने वाला जो अनाज था उसे बंद करवा दिया, सरकार से मक्का का एक कानून बनवा दिया जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता है, और इसकी वजह से अब बाहर से कोई अनाज नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, इन किसानों ने ना अब देश के अंदर इस बात का फायदा उठाया और अनाज को महंगा करके बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे जो गरीब जनता थी उनके लिए इस अनाज को खरीदना बहुत महंगा हुआ। तो ये तो किसानों की बात हुई। अभी उसी समय हम देखते हैं कि ब्रिटेन में ना बहुत से उद्योगपति भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या है दोस्तों, बहुत से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जो होते हैं ना वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो फैक्ट्रियों के मालिक थे इनको समझ में आया कि भाई किसान लोग ना गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं और जनता को नुकसान कर रहे हैं। तो जो उद्योगपति थे ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सरकार पर कहते हैं कि भाई ये तुमने कैसा कानून बनाया है, इस कानून से जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का फायदा हो रहा है। तो ये जो उद्योगपति थे ये सरकार से कहते हैं कि ये जो कानून तुमने बनाया ना इसको वापस लो। क्या करा जाता है, जो उद्योगपति थे ये सरकार पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रेशर बनाते हैं, और सरकार को समझ में आता है कि हाँ भाई किसान लोग गलत कर रहे हैं, महंगा अनाज बेच रहे हैं, और सरकार क्या करती है, जो मक्के का कानून था इसको जो बनाया गया था, इस अपना फैसला वापस ले लेती है ना।
और उसी के साथ क्या होता है, अब देश के अंदर क्या हो जाता है, जो ब्रिटेन थे ना वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ से अब अमेरिका का भी अनाज आना शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी अनाज शुरू हो जाता है और रशिया का भी अनाज आना शुरू हो जाता है, और ख़ुद यहाँ के जो किसान थे वो भी अपना अनाज पैदा करते हैं। अब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि अनाज आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनाज ब्रिटेन के अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप देखते हैं दोस्तों जो मक्का था वो ब्रिटेन के अंदर आ जाता है। पहले जो बहुत महंगा मिल रहा था, अब बहुत ज़्यादा अनाज होने की वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा सस्ता बेचा जाने लगा, और जो बाहर का आने वाला अनाज था वो थोड़ा अच्छा था, तो लोग दूसरे देशों का जो अनाज था ना उसी को ले रहे थे, इन किसानों का अनाज लोगों ने लेना बंद कर दिया था। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये जो किसान थे, जो एक समय पर इस मक्के के कानून को बनने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे महंगा बेच कर, आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अनाज दूसरे देश से भी आ गया और अनाज बहुत सस्ता हो गया, तो अब इन किसानों के पास क्या हुआ दोस्तों, अपनी जीविका चलाने के लिए भी खर्चा नहीं बचा और उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी, और फिर ये शहरों में आकर मजदूरी करने लगे। तो ये था मक्का का कानून, जिसने बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा क्या था दोस्तों, ब्रिटेन था, उसको प्रभावित किया। इसकी पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि थी उसको हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है। एक सवाल ये है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका, इसको भी आप लोग देखते हैं कि गुलाम बना लिया गया था, और अफ्रीका भी गुलाम बनता है दोस्तों किसकी वजह से, एक बीमारी की वजह से, जिसको रिंडरपेस्ट बीमारी कहते हैं। अब भैया जी ये जो रिंडरपेस्ट बीमारी है ना, इसके अंदर आखिर क्या होता है वो हम समझते हैं। ये बीमारी मुख्य तौर पर मवेशी या फिर जानवरों में होती है, और अगर ये जिस जानवर में हो जाती है तो उसकी आंखों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, वो जो भी खाता है पीता है वो दस्त की फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना। और आप देखते हैं कि वो सांस लेने भी असमर्थ होता है, कि अगर किसी जानवर को ये बीमारी हो जाए तो आप देखते हैं कि दोस्तों उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो क्या होगी दोस्तों, मौत। तो बड़ी खतरनाक बीमारी थी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। अब ये जो बीमारी थी ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये अफ्रीका में फैल जाती है, और अफ्रीका में आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मवेशी हुआ करते थे, है ना, सबसे ज़्यादा मवेशी हुआ करते थे। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखिए दोस्तों कि जो ये यूरोप था ना, ये जो यूरोप था या फिर ये यूरोप के जो अलग अलग देश थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो यूरोप के अलग अलग देश थे, ये अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये लोग जब अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अफ्रीका के अंतर्गत जितने भी गुलाम बनाने की कोशिश ये लोग करते हैं, तो इसमें बड़े स्तर पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार से बड़ी ही खतरनाक चीज़ हमें होती हुई दिखती है। तो अफ्रीका आप सभी को दिखता है दोस्तों, है ना, और ये यूरोप के जितने भी देश थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि अफ्रीका को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफ्रीकी लोग जो थे उनके पास दोस्तों अपने जानवर हुआ करते थे, तो वो अपने जानवरों की वजह से यूरोप के लोगों के लिए काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हुआ क्या था, इसको एक बार क्विकली हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हुआ कुछ इस तरीके से था कि ये था यूरोप, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें अफ्रीका दिखा करता था, ठीक है। अब यूरोप के लोग ये चाह रहे थे कि वो अफ्रीका को अपना गुलाम बनाए, और अफ्रीका के अंदर ना दोस्तों आप देखते हैं कि बहुत अच्छे संसाधन हुआ करते थे, और वो अफ्रीका में चाय उगवाना चाहते थे, कॉफ़ी उगवाना चाहते थे। ये यूरोप के लोगों की कोशिश थी। लेकिन अफ्रीका के अंतर्गत ये जो यूरोप के लोग पहुंचे, तो आप देखते हैं कि अफ्रीका के लोग इनके लिए मजदूरी करने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास अपने जानवर थे, उनके पास अपने मवेशी थे, वो अपने जानवरों के साथ छोटी मोटी फसल को उगा लेते और उसका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि यूरोप के लोग ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके हमें अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों को अपना मजदूर बनाना है और उनसे चाय की कॉफ़ी करवानी है ना, खेती करवानी है। और इसी वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई बीमारी यहाँ पर हमें आती हुई दिख जाती है। वो क्या हो जाता है कि कुछ जानवर हमें अफ्रीका में आते हुए दिख जाते हैं जो एशिया से आते हैं। ये जो जानवर थे ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इन्हीं जानवरों में जो एशिया से अफ्रीका में पहुंचते हैं, इन्हीं जानवरों के अंदर ये बीमारी हुआ करती थी, जिसको हम लोग रिंडरपेस्ट के नाम से पुकारते हैं। और आप देखते हैं दोस्तों कि 1892 तक आते आते ये पूरी की पूरी बीमारी फैल जाती है अफ्रीका के अंतर्गत, और 90% जो अफ्रीका के जानवर थे वो हमें इस बीमारी की चपेट में आते हुए दिखते हैं और वो मर जाते हैं। तो एक समय पर अफ्रीका में जब बहुत ज़्यादा जानवर थे, तो अफ्रीका के लोग भाई अपने जानवरों के साथ खुश थे। वो इन जानवरों की आप देखते हैं दोस्तों कि उन जानवरों के एक दूसरे के साथ खरीद लिया करते थे। जानवरों के मांस से उनका जीवन चल रहा था, जानवरों के दूध से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन जब उनके जानवर ख़त्म हो गए, तो अब अफ्रीका के लोगों को आप देखते हैं कि यूरोप के लोगों ने जो वहाँ पर चाय के बागान और कॉफ़ी के बागान बनाए थे, वहाँ पर मजदूरी करनी पड़ी। और एक समय ऐसा आ गया कि इन सभी मजदूरों को एक प्रकार से आप देखते हैं कि अफ्रीका के लोगों को क्या कर लिया, यूरोप के लोगों ने गुलाम बना लिया, और फिर अलग अलग यूरोप के देशों में ले जाना शुरू कर दिया, इनको बेचना शुरू कर दिया। बड़ी खतरनाक स्थिति हमें होती हुई दिखती है। तो कैसे एक देश गुलाम बनते हुए हमें देखा, उसको हमने देखा।
दोस्तों अब सवाल है कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के जो पुरुष थे उनकी मौत हुई। हम देखते हैं दोस्तों कि जो विश्व युद्ध हुआ है, पहला विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 में हुआ, और इस विश्व युद्ध में बड़े स्तर पर जो पुरुष लोग थे, आपको क्या दिखता है दोस्तों कि जो पुरुष लोग थे वो इस विश्व युद्ध के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, लड़ते हुए दिखते हैं। अब पुरुष तो लड़ने के लिए चले गए, घर को कौन चलाएगा, है ना। आप देखते हैं लगभग 2 करोड़ के जो लोग थे वो घायल हुए, 90 लाख लोग इसके अंदर मर गए, अधिकतर पुरुष थे। अब आप देखते हैं दोस्तों कि आर्थिक उत्पादन कौन करेगा, है ना, घर को कौन चलाए, कारखाने कौन चलाए। तो इस कालखंड में हम देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत जो महिलाएं थी ना, उन्होंने अपने घर बार को संभालने के लिए फैक्ट्री में जाना शुरू किया, और बड़ी संख्या में हम लोग देखते हैं कि पुरुषों के समाप्त हो जाने की वजह से जो महिलाएं थी वो कारखानों में आती हैं, और उन्होंने जो पारंपरिक काम पुरुष किया करते थे ना, महिलाओं ने करना शुरू किया। तो एक बड़ा बदलाव प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमें यूरोप के अंतर्गत होते हुए दिखता है। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि जो हमारा भारत हुआ, हमारा जो प्यारा भारत रहा, यहाँ पर आप देखते हैं कि साल 1928 से साल 1934 तक का ये जो समय है ना, ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि मंदी का समय था। और इस मंदी में आप देखते हैं कि जो भारत के किसानों ने अनाज को बनाया था ना, आप देखते हैं कि बाजारों में अनाज मौजूद था, लेकिन उस अनाज को कोई खरीदने वाला ही तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों के पास आप देखते हैं कि पैसा नहीं था। अब अनाज को 50% तक सस्ता बेचा जा रहा है कि भाई ले लो ले लो, मगर कोई लेने वाला है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। तो किसानों ने अनाज को बनाया, अनाज गोदामों में, सड़कों पर आप देखते हैं कि दोस्तों बाजारों में है, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसका पैसा कम किया, लेकिन फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 50-50% तक आप देखते हैं कि नुकसान में अपने अनाज को बेचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीद रहा था। तो बड़े स्तर पर हमारे किसान इससे प्रभावित हुए। तो किसानों की तो वैसे ही आमदनी कम थी और उनको और नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, उसी साथ अंग्रेजों ने जो भारत के किसानों से लिया जाने वाला टैक्स था ना, उसको बंद करा नहीं, और वो कहते रहे कि भैया हमें तो टैक्स चाहिए, और भारतीयों की जो स्थिति थी उस पर बिल्कुल भी अंग्रेजों की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। और इसी वजह से अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए भारत के किसानों ने क्या किया, जो उनकी सोने चांदी थे उसको बेचा, और उसके बाद जो पैसा आया उससे अपना घर चलाया और अंग्रेजों को टैक्स दिया। तो भारत के किसानों के लिए ये जो महामंदी थी ये अच्छी नहीं थी, उनको बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इससे प्रभावित होना पड़ा। वहीं जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि आप देखते हैं कि उनके पास अपनी सेविंग्स थी, उन्होंने अपने पैसे वैसे को जोड़कर रखा हुआ था, तो उस पैसे को, जोड़े हुए पैसे को आसानी से वो इस्तेमाल करते रहे। तो भारत के शहर के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, अपितु हमारे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दोस्तों अगला सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला क्यों है। हम देखते हैं दोस्तों कि आज़ादी के बाद, यानी कि साल 1947 के बाद के जो शुरुआती 20 साल रहे, उसमें दुनिया में अलग अलग जो देश थे वो तेज़ी से हमें विकसित होते हुए दिखे। और साल 1970-80 के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से देश हमें आते हुए दिखे, चाहे एशिया की बात की जाए तो भारत हुआ, फिलीपींस हुआ, मलेशिया हुआ, अफ्रीका में बहुत से देश हमें देखते हैं, लैटिन अमेरिका में हमें बहुत से देश दिखते हैं। तो जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी का मतलब कि कोई एक बड़ी कंपनी जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी व्यापार करती है ना, वो आप देखते हैं दोस्तों कि वो भारत, चीन, ब्राजील की तरफ आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि एप्पल एक कंपनी है, एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो अमेरिका की, लेकिन दुनिया के सभी देशों में काम करती है। तो ये भारत, चीन और ब्राजील क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन देशों में ना यहाँ पर इनको सस्ते मजदूर और सस्ते यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, कारीगर मिल जाते हैं, तो अच्छा काम सस्ती दरों पर हो जाता है। और उसी के साथ साथ इन देशों में यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो इन भारत के, चीन के, ब्राज़ील के लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं। तो कुछ इस वजह से आप देखते हैं कि जो एमएनसी कंपनियाँ हैं वो एशिया की तरफ हमें आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शित कीजिए, और तकनीक ने किस तरीके से आप देखते हैं कि जो खाद्य की उपलब्धता थी उसको प्रभावित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं जो तकनीक विकसित हुई है, आप देखते हैं दोस्तों जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, इस तकनीक ने ना बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि जो खाने पीने की समस्या थी, खाद्यान्न की जो समस्या थी, उसे आप देखते हैं कि सॉल्व किया। होता क्या था कि अमेरिका एक इस तरफ आपको इलाका दिखता है दोस्तों, और हम देखते हैं कि जो यूरोप था, यहाँ पर आप देखते हैं कि दोस्तों अलग अलग देश हुआ करते थे। अब यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ने की वजह से यहाँ के लोग दोस्त क्या करते थे, बड़े स्तर पर मांस का सेवन किया करते थे। तो बहुत सारे जो जानवर थे ना, वो अमेरिका से आप देखते हैं कि बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में डालकर कहाँ पहुँचाए जाते थे दोस्तों, यूरोप पहुँचाए जाते थे। और इस लंबी यात्रा में हम लोग देखते हैं कि जो जानवर थे वो अधिकतर मर जाते थे, या फिर आप देखते हैं कि उनका जो वजन होता था ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो भी कम हो जाता था। तो जितनी मांग थी मांस की, उतना मांस पहुँच नहीं पा रहा था, और
इसीलिए यूरोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मांस था ना वो बहुत महंगा था, सिर्फ अमीर आदमी ही इसे खरीद सकते थे। फिर एक टेक्नोलॉजी हम देखते हैं दोस्तों विकसित होती है, जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी के नाम से पुकारते हैं कि भैया पानी के जहाज के अंदर ही क्या कर दिया जाता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर को लगा दिया जाता है। फिर अमेरिका में ही क्या होने लगा दोस्तों, अमेरिका में ही जो जानवर थे ना उनको वहीं पर काट दिया जाता और उनके मांस को अमेरिका में पानी के जहाज में ही डाला जाता। फिर ये मांस आप देखते हैं दोस्तों कि यूरोप में पहुंचता। अब आप देखते हैं दोस्तों अब वजन कम होने की कोई बात ही नहीं थी और जो जितना मांस था उससे ज़्यादा मात्रा में अब पहुंचने लगा, और इसी के साथ साथ जो मांस पहले महंगा होता था अब ज़्यादा मांस पहुंचने की वजह से यूरोप में ये सस्ता हुआ, और इसी के साथ साथ जो गरीब जनता थी वो भी मांस को खा पाई और वो अपने जीवन को सुरक्षित रख पाई। तो टेक्नोलॉजी ने कुछ बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि लोगों को यूरोप में इस तरीके से फ़ायदा दिया। अगला सवाल है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। देखो ब्रेटन वुड्स समझौता या फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन साल 1944 में एक मीटिंग होती है जुलाई के महीने में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रेटन वुड्स होटल के अंदर, और इसी मीटिंग में ये तय होता है कि भैया जब भी अब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा, है ना, आप देखते हैं कि इस मीटिंग में ये तय होता है कि जब भी विश्व युद्ध खत्म होगा तो दुनिया में व्यापार को स्थापित करने के लिए हमने दो संस्थानों को बनाते हुए देखा। एक बनता है IMF और दूसरा बनता है वर्ल्ड बैंक, और ये दोनों संस्थान जो थे ये दुनिया में व्यापार को मजबूत करेंगे, देशों को आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल था दोस्तों ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं ये कौन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक गिरमिटिया मजदूर होंगे तो अगर आप अपने देश में नहीं है, किसी दूसरे देश में आपको ले जाया गया है, तो अगर आपको एक लेटर लिखने को कहा जाएगा तो आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को बताएंगे। तो अगर आप गिरमिटिया मजदूर होंगे और अगर आप अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई हमसे जो वादा कर हमको लेके जाया गया था ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप बताएंगे कि हमसे कई कई घंटों काम कराया जाता है, हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, थोड़ा सा भी अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे साथ सख्ती से आया जाता है, ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों भरी है, लेकिन फिर भी जो हम सब लोग हैं ना जो अलग अलग इलाकों से भारत के यहाँ पर आए वो एक दूसरे के दुख सुख में रहते हैं और ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको गुजारते हैं। तो ये गिरमिटिया मजदूर थे जो अपने इस तरीके से जीवन को दर्शाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि 1815 के बाद दुनिया में बड़े स्तर पर हम लोग देखते हैं दोस्तों जो चीज़ें थी ना उसमें हमें बदलाव होते हुए देखा। क्या हम देखते हैं कि जो व्यापार था ना वो हमें तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा, है ना। इस कालखंड में 1815 के बाद व्यापार बहुत तेज़ी के साथ हमें होता हुआ दिखा। एक देश का सामान दूसरे देश में खरीदा जा रहा था। भारत के मसाले यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंच रहे थे, यूरोप के अंतर्गत जो बनी चीज़ें थी वो अलग अलग देशों में पहुंच रही थी, चीन की कॉफ़ी दुनिया के अलग देशों में पहुंच चुकी थी, अमेरिका का आलू दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुका था। तो इस तरीके से सामान का आदान प्रदान हमें इस कालखंड के अंदर होता हुआ दिखा। दूसरी चीज़ कि सामान का तो आदान प्रदान हो ही रहा था, उसी के साथ साथ जो मजदूर थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग देखते हैं दोस्तों लेके जाया जा रहा था, और उसी के साथ साथ जो पूंजी होती है, जो पैसा होता है, वो भी एक दूसरे के साथ देश क्या कर रहे थे दोस्तों, शेयर कर रहे थे। तो इस कालखंड में, है ना, हम देखते हैं कि व्यापार भी हो रहा था, मजदूर भी आ जा रहे थे और पैसे का भी लेन देन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो महामंदी थी भाई ये आखिर आई क्यों थी और इस महामंदी के आखिर क्या कारण थे उसे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि साल 1920 में, हम सभी को पता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ साल 1914 से साल 1918 में, और साल 1918 के बाद दुनिया के जितने भी पावरफुल देश थे उनकी हालत टाएं टाएं फिस हो गई। सिर्फ अमेरिका ही दोस्तों दुनिया में हमें एक महाशक्ति के तौर पर देखने को मिलता है, और ये जो हमारा अमेरिका था ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, और दुनिया के अधिकतर जो देश थे ना वो अमेरिका के उधारी पर ही अपना जीवन गुजार रहे थे। होता क्या है दोस्तों कि इस कालखंड में साल 1920 के बाद ही अमेरिका के अंतर्गत जो किसान लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा फसल को उगा देते हैं। अब जितनी फसल उगाई गई है उससे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं दोस्तों जितनी मांग है उससे उतनी बहुत ज़्यादा उगा दी गई है। मान लीजिए कि अगर 100 किलो लोग देखते हैं कि भैया चाहते हैं 100 किलो अनाज की ज़रूरत है, आप देखते हैं दोस्तों कि 1000 किलो अनाज पैदा कर दिया गया अमेरिका के किसानों के द्वारा। अब बाज़ार में अनाज बहुत ज़्यादा हो गया है, जितनी मांग है उससे बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो अनाज था ना उसे सस्ती कीमत पर बेचना शुरू किया गया अमेरिका के अंतर्गत। अब किसानों को ये लगा कि भाई सस्ता बेच रहे हैं, मैंने अगर 1000 किलो उगा दिया है और 100 किलो की डिमांड है तो मुझे नुकसान हो रहा है, अगर मैं और उत्पादित कर दूंगा तो मेरा नुकसान कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सकता है, मेरा जो घाटा हो रहा है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो किसानों ने एक तो पहले शुरुआत में बहुत उत्पादन किया जिसकी वजह से चीज़ें बहुत सस्ती हुई, उसके बाद अपने नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने और उत्पादन कर दिया कि भाई हम अगर और बेचेंगे तो शायद हमारा सामान बिक जाए तो जो नुकसान है वो कहीं कम हो जाए। और अमेरिका के अंदर आप लोग देखते हैं कि इस वजह से जो अनाज था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था, जिससे वहाँ पर जो अनाज की कीमतें थी वो
बहुत ज़्यादा आपको गिरती हुई दिखी। अमेरिका उसी समय तक आप देखते हैं कि दुनिया के जो दूसरे देश थे, जैसे आप देखते हैं दोस्तों दूसरे देश कौन कौन से, आप देखते हैं कि जर्मनी हुआ, आप देखते हैं कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, यूरोप के जो सभी देश थे वो अमेरिका के टुकड़ों पर ही पल रहे थे और अमेरिका उनको कर्ज देता था। जब अमेरिका में खुद ही हालात ख़राब हुए तो अमेरिका के अंदर जो व्यापारी लोग या फिर जो अमेरिकी सरकार थी वो उन्होंने उन सभी देशों को जो बाहर पैसा देते थे उनको क्या कर दिया दोस्तों, पैसा देना बंद कर दिया। साल 1928 के शुरुआती 6 महीनों में $100 करोड़ इन सभी देशों को दिए जा रहे थे, लेकिन इसके एक साल बाद मात्र ये $24 करोड़ ही रह गए। तो इतनी बड़ी रकम आप देखते हैं कि रोक दी गई और ये सभी देश जो अमेरिका के एहसान तले जी रहे थे, जब इनको पैसा नहीं मिला तो इन देश के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि जो काम धंधे थे वो खत्म हो गए और देश प्रभावित हुए। और उसी के साथ साथ ये जो मंदी थी या फिर आप देखते हैं दोस्तों ये जो समस्या थी जो अमेरिका से खड़ी होती है फिर वो पूरे यूरोप के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों की फैल जाती है। अब दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि G77 देश क्या थे दुनिया में। आप देखते हैं दोस्तों कि जो गुलाम देश हैं या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ऐसे देश जिनको कमज़ोर देश माना जाता था, है ना, इन सभी कमज़ोर देशों ने जिनको अभी अभी आप लोग देखते हैं दोस्तों कि आज़ादी प्राप्त हुई थी, यानी कि साल 1947 के बाद के समय के कालखंड में जो देश आज़ाद हुए थे गुलामी से, उन सभी देशों ने क्या किया दोस्तों, अपना एक समूह बनाया। इसमें एशिया के बहुत सारे देश थे, अफ्रीका के बहुत सारे देश थे और इसमें 77 कंट्रीज शामिल थी। ये 77 कंट्रीज़ का जो समूह था इसे ही G77 कहा गया और ये समूह एक दूसरे के साथ व्यापार करता था, बिजनेस करते थे। ये अपने साथ क्या कर रहे थे दोस्तों, बिजनेस को मजबूत कर रहे थे और जो बड़े पावरफुल देश है ना उनके खिलाफ कमजोर देशों का ये समूह था जिसे G77 कहा जाता है। भारत भी इसका भाग हुआ करता है। चलिए दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। अब एक एक कर जो हमारी आप देखते हैं कि एमसीक्यू वाले सवाल हैं वो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन से देश थे जो आपको मित्र राष्ट्र में देखने को मिलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, है ना। ये एक अच्छा सवाल आपके सामने है ना, मित्र राष्ट्र। और दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हमारे साथ केंद्रीय शक्तियां हुआ करती हैं, तो आपको जल्दी से बता देना होगा कि इनमें से वो कौन से देश हैं जो आपको आपको कहां पर देखते हैं दोस्तों, आपको मित्र राष्ट्र के तौर पर देखते हैं। तो जापान, रूस और इटली ये हैं दोस्तों, इनको तो हम लोग केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये जो एक ग्रुप था इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ था और इनके ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र, है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट एक बीमारी है जो अफ्रीका में फैलती है और लगभग अफ्रीका के 90% जानवरों को समाप्त कर देती है और इसी बीमारी की वजह से अफ्रीका के लोगों को आप देखते हैं कि यूरोप के चाय के बागानों में काम करना पड़ा और उसके बाद फिर वो गुलाम बनते हुए दिखे। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की। ये जो रेशम मार्ग था जो आप देखते हैं कि चीन से शुरू होकर यूरोप तक जाता था, इस रास्ते के जरिए किन लोगों ने यात्रा नहीं की। देखिए आप देखते हैं दोस्तों कि ईसाई मिशनरी जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वो यूरोप से चीन भारत आए इसी रास्ते से। व्यापारी लोग तो आते ही थे, मुस्लिम प्रचारक भी आए अरब से। पर्यटक घूमने वाले लोगों ने इस रास्ते का प्रयोग नहीं किया। घूमने वाला रास्ता नहीं था दोस्तों, बड़ी समस्या वाला रास्ता था ये, है ना। अगला है कि ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन का उत्पादन और उसकी अवधारणा किसने दी। अमेरिका में बड़े स्तर पर हम उत्पादन करें और बहुत बड़े स्तर पर गाड़ियों को निर्मित करें, इसी को लेकर आप देखते हैं कि असेंबली लाइन की कोशिश की जाती है। असेंबली लाइन का मतलब कि हर व्यक्ति हर एक पार्ट को बनाएगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर कार बन रही है तो कार का शीशा व्यक्ति एक बनाएगा और उसका काम सिर्फ शीशा बनाना है। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को लगातार करता रहता है तो उसमें निपुण हो जाता है। इसी को ही असेंबली लाइन कहा था, जिससे उत्पादन अमेरिका में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और अमेरिका आगे बढ़ता चला जाता है। और इस असेंबली लाइन को शुरू किया गया था दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि हेनरी फोर्ड जी के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं उनके द्वारा। दोस्तों पूछा जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर जिसे हम लोग IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन कब बना। दुनिया में आप लोग देखते हैं कि बिजनेस सही तरीके से हो, संतुलित तरीके से हो, इसी को लेकर एक संगठन बनता है और ये विश्व व्यापार संगठन 1995 के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों निर्मित किया जाता है। अगला सवाल है कि आर्थिक मंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था। तो आर्थिक मंदी ने आप सभी देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन सभी देशों को प्रभावित किया। अमेरिका भी इससे आपको प्रभावित होता हुआ दिखता है। इनमें से वो कौन सा देश है जो सबसे कम प्रभावित हुआ? वो फ्रांस था दोस्तों, क्योंकि फ्रांस ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं हुआ था। अमेरिका में तो शुरू हुई थी, अमेरिका के रहमो करम पर ब्रिटेन जी रहा था, जर्मनी जी रहा था। फ्रांस इससे उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, कम प्रभावित होता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आप देखते हैं कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के समापन के एक साल पहले हमें होता हुआ दिखता है। अगला सवाल है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी विकास का साधन नहीं था। तो 19वीं सदी में आपके हिसाब से हमें कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं दिखती थी? उस समय भाप का इंजन भी था, रेलवे भी थी, टेलीग्राफ भी था, कंप्यूटर थोड़ी था उस समय के अंदर दोस्तों, है ना। अगला सवाल है,
कि आलू का अकाल कहाँ है। देखिए अमेरिका से आने वाला जो आलू था वो यूरोप में बड़े स्तर पर फैल जाता है, और आयरलैंड नामक जो इलाका है ना, वहाँ की जनसंख्या पूरे तौर पर आलू पर ही डिपेंडेंट थी। और ये जो आलू वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, सड़ जाता है। आलू की वहाँ पर जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, और इस वजह से लाखों आयरलैंड के लोग मर जाते हैं। इसे ही आयरलैंड का आप देखते हैं कि अकाल या फिर आलू अकाल कहा जाता है, जो हमें आयरलैंड में आता हुआ दिखा था। अगला सवाल है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई। भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि देश के लोग, एक देश के लोग दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ही नहीं कर रहे, आप देखते हैं कि मजदूर भी आ रहे हैं, पैसा भी लेन देन हो रहा है। तो इसकी जो हमें उत्पत्ति होती दिखती है वो 1990 के दशक के आसपास बड़े स्तर पर होते हुए दिखती है। और दोस्तों मुबारकबाद, हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इस पूरे चैप्टर की जो पूरी की पूरी कहानी है उसको एक एक करके डिस्कस किया। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस पूरे चैप्टर की पूरी कहानी हमने समझी। आशा है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे उसको हमने देखा पेपर में। इसी चैप्टर से इन्हीं सवालों को आप लोग आते हुए देखेंगे। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि अब आप नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन से उस पर कराना चाहते हैं। इसी आशा के साथ कि आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।